राम राम जी सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो वैसे तो प्रीवियस ईयर के पेपरों के अंदर पूछे जा चुके हैं। एक पेज के ऊपर ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं हम विस्तार से इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मेरा टेलीग्राम चैनल है जेके बाई मंजीत शिवाल, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैंने करीब करीब वहाँ 50 से 55 जो पीडीएफ हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी के किस स्थान पर हमेशा बराबर का दिन और रात होता है? पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर किस स्थान पर दिन रात, पृथ्वी पर किस स्थान पर दिन रात जो होता है उसकी जो अवधि होती है, दिन रात की अवधि वो बराबर होती है। तो साथियों आप सभी को एक बार बराबर होती है, तो दिन रात की अवधि कब बराबर होती है, कहाँ बराबर होती है? ऑप्शन दे रखा है करक राशि पर, दूसरा है डंडे पर यानी ध्रुवों पर, तीसरा ऑप्शन है मकर राशि पर, चौथा ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर। साथियों आप सब जानते हैं पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होंगे? साथियों दिन रात बराबर तभी होंगे, ये पृथ्वी का मॉडल है यानी ग्लोब है, और पृथ्वी के मॉडल को मार्टिन बेहेम ने बनाया था। इस पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर कब होंगे? दिन रात तभी बराबर होंगे। मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी सोल्व कराया था जहां ग्रीष्म उत्तरी अयनायंत या ग्रीष्म अयनायंत का जिक्र था। तो साथियों दिन रात बराबर तभी होंगे जब क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश है वो दोनों गोलार्धों में बराबर जाएगा, और सूर्य का प्रकाश अगर दोनों गोलार्धों में बराबर जाएगा तो क्या होगा, दिन और रात की अवधि बराबर होगी। तो ये पृथ्वी का ग्लोब है। इस ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह सकते हैं खींची गई काल्पनिक रेखा उसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। साथियों इक्वेटर लाइन जो है भूमध्य रेखा से, इससे हम जब उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री, इस 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। और उसी प्रकार 0 डिग्री भूमध्य रेखा से हम जब दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं तो एक रेखा जो खींची गई है उस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या नाम दिया गया था? मकर रेखा। साथियों सूर्य की अगर जब बात आती है पृथ्वी के बारे में तो सूर्य जो है वो इस मकर रेखा और कर्क रेखा इन्हीं के बीच के अंदर रहता है सूर्य। तो सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है। लेकिन जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है, तो सूर्य की किरणें यहां से देख लें, सूर्य की किरणें है, ये मान लो सूर्य है, सूर्य, तो सूर्य की किरणें जो हैं ये इस प्रकार से निकलती हैं। और अगर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर अगर जाकर गिरती हैं तो क्या होगा, भूमध्य रेखा जब पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटने का काम करती है तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर गिरेगा उस प्रकाश को बराबर भाग में बांटेगी, और जब बराबर भाग में बांटेगी तो क्या होगा, 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे का रात होगा। कहां पर होगा? उत्तरी गोलार्ध में। और सेम स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगी, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। तो कहां पर होगा? भूमध्य रेखा। साथियों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी उत्तर जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन जो है ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन B1, मानव शरीर में विटामिन B1, B2, B12 और K, B1, B2, B12 और K का उत्पादन होता है। ऑप्शन दे रखे हैं यकृत जिसे लीवर कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन दे रखा तिल्ली को साथ या स्प्लीन भी कहा जाता है, प्लीहा भी कहा जाता है, और दे रखा पेट, स्टमक, और आखिरी दे रखा इंटेस्टाइन जिसे आंत कहा जाता है। तो साथियों मानव शरीर के अंदर विटामिन B1, B2, B12 और K इनका प्रोड्यूस कहां पर होता है, मतलब इन उत्पादन पूछा था। तो साथियों उत्तर आ जाएगा यकृत में होता है, यकृत जिसे लीवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, और जबरदस्त क्वेश्चन तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हरिद्वार जो है
सब घूमने के लिए गए होंगे, कावड़ लाने के लिए गए होंगे, नाम जरूर सुना होगा, गंगा नदी पढ़ा तो भी सुना होगा कि हरिद्वार में आकर गंगा नदी क्या है, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो हरिद्वार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरिद्वार है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखा है उर्वरक, सीमेंट, हैवी इलेक्ट्रिकल्स और चौथा ऑप्शन दे दिया सिल्क, टेक्सटाइल्स। ये दे रखे हैं चार ऑप्शन। तो साथियों इसके अकॉर्डिंग उत्तर क्या बन जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। लेकिन हरिद्वार जो है ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ऑप्शन में फार्मा तो कहीं दे ही नहीं रखा था, तो उत्तर आ जाएगा साथियों इसका हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। हरिद्वार भारत के किस राज्य में है? तो सभी को पता है हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर है। साथियों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा महासागर। तो साथियों सबको उत्तर को पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज को 1000 बार पढ़ लिया और बहुत बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आ लिया कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ऑप्शन दे रखे आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और भारतीय यानी हिंद महासागर। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा प्रशांत महासागर। साथियों प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इस महासागर का सबसे गहरा जो बिंदु है उसी को कहा जाता है मेरियाना ट्रेंच। कई बार वो ट्रेंच के स्थान पे हिंदी में लिख देता है इस प्रकार से गर्त। तो मेरियाना गर्त है जो 11,033 मीटर के 11,033 मीटर क्या है जिसकी गहराई है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? क्योंकि विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, और मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। तो साथियों सबसे गहरा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये चीज आज सुबह सुबह अगर न्यूज को सुनेंगे, क्योंकि आज 17 जून है और आज की तारीख में भी आपको अगर न्यूज सुनी है या अब तक नहीं सुनी, शाम तक न्यूज सुनेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा कि कौन सी बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से सभी देश सुरक्षा परिषद एक्सेप्ट यानी के अतिरिक्त स्थायी सदस्य हैं। निम्नलिखित में से सभी देश सुरक्षा परिषद एक्सेप्ट स्थायी सदस्य हैं। साथियों स्थायी सदस्य पूछा था, एक्सेप्ट का मतलब हो गया के अतिरिक्त। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा देश है जिसके अतिरिक्त बाकी सभी क्या हैं? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। साथियों हमारी जो बिल्कुल पिछली वीडियो आई थी, कल की तारीख में जो वीडियो आई थी, 16 जून को जो वीडियो आई थी, वो वीडियो रही थी हमारे यूएनओ को लेकर, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर, और इसमें मैंने यूएनओ को विस्तार से बताया था। आपने उस वीडियो को देख लिया होगा, उत्तर भी आपको पता चल गया होगा कि यूएनओ के स्थायी सदस्य जो हैं, स्थायी सदस्य इस सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो टोटल 15 सदस्य देश हैं। टोटल 15 सदस्य देश हैं। इन 15 में से 5 स्थायी हैं और 10 क्या हैं? अस्थायी हैं। साथियों मैंने स्थायी के ऊपर भी बात की थी, कौन कौन से 5 देश स्थायी है। साथियों एक देश का नाम है चीन, एक देश का रूस, एक देश का नाम है फ्रांस, एक देश का नाम है यूएसए और यूके जो यूनाइटेड किंगडम है। ये 5 सदस्य देश हो गए जो कि क्या है? स्थायी सदस्य हैं। और पेपर में यही पूछा था कि सुरक्षा परिषद के एक्सेप्ट यानी किसके अतिरिक्त स्थायी सदस्य देश हैं। तो ऑप्शन दे रखा साथियों चीन, फ्रांस, जर्मनी और यूएसए। तो चीन दे रखा सही है, फ्रांस दे रखा ये भी सही है और यूएसए ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो आ जाएगा वो जर्मनी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो जर्मनी, क्योंकि जर्मनी स्थायी सदस्यों में से नहीं है। और आज न्यूज में क्या बात चल रही है? न्यूज में ये बात ये आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। और बात क्या चल रही है कि
सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद का भारत जो है, ये भारत सुरक्षा परिषद का 7 बार स्थायी सदस्य बन चुका है। यानी 7 बार स्थायी नहीं साथियों, 7 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। 7 बार भारत अस्थायी सदस्य बन चुका है। और आज की तारीख में भी, वैसे मैंने तो कल भी बता दिया था, 2 महीने पहले भी बता दिया था कि भारत आने वाले 2021 का जो साल होगा, इस 2021 के साल में भारत सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बनने की पूरी कोशिश कर रहा, पूरी संभावना है। भारत को स्थायी सदस्य बनने के लिए केवल और केवल 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। अगर भारत को ये 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है तो भारत 2021 के अंदर क्या हो जाएगा, इस सुरक्षा परिषद का 8वीं बार सदस्य बन जाएगा। और आज के न्यूज में ये सारी चीजें चल रही हैं कि भारत क्या है, 8वीं बार सदस्य बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के काल में किस कला में सबसे अधिक विकास देखा गया? तो मुगलों के काल में चलो साथियों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जबरदस्त इसलिए है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनसे संबंधित। मुगलों के काल में साथियों, मुगलों के काल में पूछा गया था, मुगलों के काल में कला में सबसे अधिक विकास देखा, कला में सबसे अधिक विकास देखा। तो साथियों ऑप्शन दे रखे हैं मूर्ति यानी मूर्ति कला, बी ऑप्शन दे रखा पेंटिंग, पेंटिंग मतलब साथियों चित्रकला, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है नृत्य कला, और चौथा ऑप्शन दे दिया आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। तो साथियों ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन के सही उत्तर क्या होंगे? तो दे रखा है कि कौन से मुगल काल के अंदर कौन सी कला सबसे अधिक विकास देखा गया, मूर्ति कला, पेंटिंग कला, नृत्य या आर्किटेक्चर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा साथियों आर्किटेक्चर, यानी आंसर तो आ गया इसका आर्किटेक्चर। अब ये भी तो पूछा जा सकता है कि मुगल काल में जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर स्वर्ण युग, आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग जो है वो किस शासन के शासनकाल को कहा जाता है? तो साथियों उत्तर आ जाएगा शाहजहां। कौन सा उत्तर आ जाएगा? शाहजहां उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि मूर्तिकला जो है सॉरी मूर्तिकला जो है, इस मूर्तिकला नहीं, पेंटिंग पूछा जाता है, पेंटिंग, मूर्ति नहीं पेंटिंग। और पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है, और पेंटिंग यानी चित्रकला, पेंटिंग कहूं मैं या इसको चित्रकला, पेंटिंग या चित्रकला, इसका स्वर्ण युग भी पूछा जाता है पेपर के अंदर कि मूर्ति या पेंटिंग या चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासन के शासनकाल को कहा जाता है, या जहांगीर। पेपर में पूछ लिया जाता है कि चित्रकला जो थी वो किस मुगल शासनकाल के समय में चरमोत्कर्ष पे थी या शिखर पर थी, जहांगीर के शासनकाल में। साथियों एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद आपको ये नया भी मिलेगा, प्रशासन जो है, इस प्रशासन का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो साथियों अकबर जो है, अकबर के काल में प्रशासनिक व्यवस्था जो थी सबसे बेहतर मानी गई है, तो अकबर के काल को प्रशासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला, पेंटिंग का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल में, और आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल में। साथियों एक बार इसको लेकर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि शाहजहां ने किसका नाम निर्माण किया था? ताजमहल का। साथियों एक मुझे एक छोटा चुटकुला याद आ गया, और क्या चुटकुला है कि एक बार एक छोरा है वो इंटरव्यू देने चला जा है, और इंटरव्यू देने जा है तो इंटरव्यू वाला उससे क्वेश्चन पूछ ले है कि ताजमहल भारत के बता किस राज्य में है, और छोरा था हरियाणा का, और हरियाणा का था तो तुरंत उत्तर दे दिया भाई ताजमहल तो हरियाणा में है। नु बोले हरियाणा में ताजमहल कड़े है, तन नू भी कौन बेरा ताजमहल किस है? नु बोले जब मैं नू बता दियो आगरा में तो नौकरी पर रख लेगा। तो साथियों ताजमहल जो है, ताजमहल है आगरा में। ताजमहल कहां पर है? आगरा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। साथियों शाहजहां को लेकर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? शाहजहां जो है इसके बचपन का नाम क्या था?
तो शाहजहां के बचपन का नाम था साथियों खुर्रम, जो है ये शाहजहां के बचपन का नाम था। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक वहां मुगल शासक जो संभाला था इसने। शाहजहां के शासनकाल के अंदर और बहुत सारी चीजें पूछी जाती है साथियों। ताजमहल को लेकर भी 2-3 बातें पूछी जा सकती हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है ताजमहल का स्थापत्यकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो था उसका स्थापत्यकार था। और ताजमहल का प्रधान मिस्त्री पूछा जाता है तो उस्ताद ईसा खां जो थे वो ताजमहल के प्रधान क्या थे, मिस्त्री थे। उसको लेकर और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोश, सिजदा और पाबोश। साथियों आपको पता होगा कि ये दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में बलबन ने अनिवार्य करवा दिया था। तो सिजदा यानी घुटने टेक कर राजा का स्वागत करना, और पाबोस का मतलब है राजा के पैर को चूमना। तो सिजदा और पाबोस जो प्रथा थी, इस प्रथा को क्या कर दिया था, शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। तो सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था और एक संवत चलता था, और उसके स्थान पे हिजरी संवत जो है, हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी, तो हिजरी संवत की शुरुआत किसने कर दी थी, तो ये भी शाहजहां ने कर दी थी। इससे पहले इलाही संवत था जो अकबर के द्वारा चलाया गया था, तो इलाही संवत के स्थान पर ही चलाया गया था हिजरी संवत। तो हिजरी संवत की शुरुआत कर दी थी, किसके द्वारा कर दी थी, शाहजहां के द्वारा। साथियों और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पूछ लिया जाता है कि आगरा में जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो साथियों ये भी शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के अंदर पूछा जाए कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो भी शाहजहां ने करवाया था। लेकिन मोती मस्जिद दिल्ली की, मोती मस्जिद, और मोती मस्जिद कौन सी, दिल्ली वाली, साथियों ये औरंगजेब ने बनवाई थी, औरंगजेब ने बनवाई थी। और मुगल शासनकाल के अंदर जो अंतिम किला बना था, और मुगल शासनकाल का जो अंतिम किला था वो अंतिम किला था लाल किला। तो दिल्ली के अंदर लाल किले का निर्माण भी किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और क्या क्वेश्चन होते हैं साथियों इससे रिलेटेड, क्वेश्चन ये हो सकते हैं, एक मीर जामला करके कोई व्यापारी थे, मीर जमाला या जामला व्यापारी, ये जामला या जमाला दोनों मिल जाते साथियों, जामला या जमाला। तो आप ध्यान रखें मीर जामला व्यापारी ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो कोहिनूर हीरा भेंट किया था, किसको किया था, शाहजहां को। और शाहजहां ने यही कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन के अंदर लगा दिया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। इसको लेकर इतने सारे फैक्ट हैं, बाकी सारे पढ़ेंगे। शाहजहां का अगर पूछ लिया जाए मकबरा कहाँ पर है, तो वो भी आगरा के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, और उम्मीद करता हूं आप सबके लिए क्वेश्चन नया मिलेगा। और क्या क्वेश्चन है, मुगलों के काल में, सॉरी अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको नया जरूर मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है, कौन से शहर में था ये पूछा गया है। साथियों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो। साथियों आपको पहली बार इस क्वेश्चन का उत्तर पता चलेगा कौन सा शहर इसका उत्तर आ जाएगा, तो टोक्यो इस शहर का उत्तर आ जाएगा। टोक्यो जापान का शहर है, टोक्यो जापान की राजधानी है। 2020 का ओलंपिक खेल टोक्यो में होना था, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं, और 1 साल बाद 2021 में ये हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और 2020 के अंदर अगर बात की जाए तो ओलंपिक को हमने देख लिया। विश्व का सबसे घनी आबादी वाला शहर की भी अगर बात करें तो भी टोक्यो है, सबसे घनी आबादी वाला शहर है। और साथियों संयुक्त राष्ट्र को लेकर मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और ये सारी चीज आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है साथियों राज्यसभा के, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 2 दिन के बाद राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं किसी राज्य के अंदर। तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। साथ ही क्वेश्चन समझ लें, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है विधानमंडल के
विधानमंडल के सभी सदस्य, बी ऑप्शन दे दिया विधानसभा के सभी सदस्य, तीसरा ऑप्शन दे दिया विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य, और तीसरा ऑप्शन दे दिया विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो साथियों उत्तर क्या बन पाएगा? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चुनाव होने इस साल और 2 दिन के बाद ही जो चुनाव होने हैं, तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानमंडल के सभी सदस्य करते हैं कि विधानसभा के सभी सदस्य करते हैं कि विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य करते हैं, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो साथियों एक बात तो ये जान ले कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल, साथियों इस विधानमंडल के 2 सदन है। एक सदन है विधान परिषद और एक का नाम है विधानसभा। तो साथियों अगर मैं बात करूं जहां विधानमंडल लिखा, इसका मतलब है कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों की बात चल रही है, और विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, इसलिए विधानसभा के तो प्रत्येक राज्य के अंदर है विधानसभा। साथियों विधानमंडल के बारे में विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, इसलिए जहां विधानमंडल लिखा होगा तो वो तो गलत हो जाएगी, क्योंकि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो जहां जहां विधानमंडल लिखा तो वो गलत हो जाएगा, विधानमंडल। साथियों पहला ऑप्शन गलत। तीसरे ऑप्शन में विधानमंडल लिखा हुआ था, उसके चाहे निर्वाचित पूछे चाहे मनोनीत, वो भाग नहीं लेते। अब क्वेश्चन केवल 2 ऑप्शन बच गए कि विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं कि विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथियों विधानसभा की बात करूं तो मैं बात करता हूं केवल हरियाणा राज्य की। हरियाणा में विधानसभा में 90+1 सीट है, विधानसभा जो है उसमें 90+1 सीट है। एक सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ऐसा प्रावधान कर रखा है, और हरियाणा में एक सदस्य आज तक मनोनीत नहीं हुआ किसी भी विधानसभा में। तो 90 सदस्य निर्वाचित है, एक सदस्य मनोनीत है, ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। तो इसका मतलब ये उत्तर भी गलत हो गया। तो विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के ऊपर वाला लिखना यहां, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं ये भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी उत्तर हो जाएगा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हरियाणा की बात करें तो विधानसभा वैसे तो संविधान के अनुच्छेद कौन से में दे रखा है, 80 के अंदर इसका उल्लेख है। विधानसभा के अंदर 245 सदस्य हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बाकी सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर राज्यसभा जो है, इस राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा के 5 सदस्य हैं, राज्यसभा की 5 सीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित होने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? साथियों क्वेश्चन पूछ लिया, पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र व्यक्ति कौन है? साथियों उत्तर ऑप्शन में दे दिया मदर टेरेसा, दूसरा ऑप्शन दे दिया इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन दे दिया साथियों रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, और साथियों चौथा ऑप्शन दे रखा सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। तो साथियों 4 ऑप्शन में से उत्तर क्या आएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न ये सारे चारों सम्मान दिए जा चुके हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? तो साथियों भारत रत्न की बात करें तो मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में मिला था, और पुनः भारत रत्न को लेकर मैंने एक वीडियो डाल दी है, आप चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो दिखाई भी देगी, और उस वीडियो में मैंने सारी की बात विस्तार से बता रखी है। मदर टेरेसा जो है इनको भारत रत्न 1980 में मिला था, और पुनः भारत रत्न की शुरुआत होने पर पहला भारत रत्न जो मिला था वो मदर टेरेसा को मिला था 1980 में, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 1977 में जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने क्या कर दिया, भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान को बंद कर दिया। साथियों अब मेरा आपसे
क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या मैं बता तो देऊंगा आपको कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जो पुरस्कार हैं ये पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो साथियों आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में आपने क्या पढ़ा होगा कि उपाधियों का अंत जो है, उपाधि, इन उपाधियों का अंत, टाइटल्स जो है, उपाधि का अंत जो है ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 18 में। तो उपाधियों का अंत साथियों इसी अनुच्छेद 18 में है। इसी अनुच्छेद 18 को के तहत भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो कौन है? ओटो वोन बिस्मार्क, एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन सेकंड और विलियम सेकंड। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ओटो वोन बिस्मार्क। तो जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ओटो वोन बिस्मार्क को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ के चांसलर एंजेला मर्केल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक किताब दे रखी है और किताब का नाम है बिग ईगो एंड स्मॉल मैन। बिग ईगो एंड स्मॉल मैन ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों ऑप्शन दे रखे हैं राम जेठमलानी, दूसरा ऑप्शन है फिरोज वरुण गांधी, तीसरा ऑप्शन है सोलो सोराबजी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा राम जेठमलानी। राम जेठमलानी है ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और राम जेठमलानी की पिछले साल मतलब इनको डेथ हो गई थी इनकी। अगला क्वेश्चन है साथियों मदर इंडिया। मदर इंडिया नामक सर्वकालिक प्रसिद्ध फिल्म का निर्देशन किसने किया था? मदर इंडिया फिल्म का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन है यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, महबूब खान, पृथ्वीराज कपूर। साथियों इसका निर्देशन जो किया था उसका नाम है महबूब खान। महबूब खान ने मदर इंडिया फिल्म जो है इसका निर्देशन किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट है? भारतीय रेलवे की पहली महिला, भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट। तो लोको पायलट पहली कौन बनी है? लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर। तो पहला ऑप्शन दे रखा है राजश्री सचदेव, दूसरा ऑप्शन दे दिया भवानी कुमार, तीसरा ऑप्शन दे दिया रितु चौहान और चौथा ऑप्शन दे दिया सुरेखा शंकर यादव। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सुरेखा यादव या सुरेखा शंकर यादव भी इनका नाम है। सुरेखा शंकर यादव या सुरेखा यादव। अब एक क्वेश्चन है साथियों हमने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही पढ़ा था। और कौन सा दूसरा क्वेश्चन था कि मानव शरीर में विटामिन B1, B12 और K का उत्पादन होता है तो यकृत में होता है। साथियों विश्व यकृत दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व यकृत दिवस है। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।